हेलो एवरीवन। भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज की क्लास में हम वर्ग 3 के लिए बाल विकास का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर रहेगा। और गाइस, इसमें कुल 30 प्रश्न हैं, जिसे हम व्याख्या सहित समझेंगे। और गाइस, ये प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाएं और चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, या फिर कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। देखिए, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है, जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने एवं बच्चे के अभिजात समूह है उसके दोस्त या खेल कूद के साथ ही होते हैं। और गाइस, यह परिवेश बच्चों को नकारात्मक भावों के सापेक्ष सकारात्मक भावों की महत्ता भी बताता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ऑप्शन है ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। या फिर ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष पर उसके भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो इसलिए यह कहना गलत होगा कि व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, या फिर साधारण से आसान। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस स्थिति में शिक्षक को क्या करना होगा? ऑप्शन है छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए, या फिर उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों, किसी विद्यार्थी द्वारा यदि असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन हो रहा है या किया जाता है तो शिक्षक को सर्वप्रथम उसके इस प्रकार के व्यवहार के कारणों को जानना आवश्यक होता है, ताकि
उन कारणों का समाधान किया जा सके और उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जा सके। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके व्यवहार का कारण जानना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है, किससे होता है? ऑप्शन है वंशानुक्रम से, वातावरण से, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मानव वृद्धि एवं विकास, तो गाइस वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बालक में वंशानुक्रम से जो क्षमताएं उपस्थित होती हैं उन्हें अच्छे वातावरण द्वारा ही पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ये दोनों ही है, वंशानुक्रम और वातावरण। तो ये दोनों हमारे लिए ऑप्शन सी में दिए गए हैं, ए और बी दोनों। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे के समाजीकरण में परिवार खालिस्तान भूमिका निभाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, या फिर गौण। तो गाइस बच्चों के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर तत्परता का नियम। तो गाइस E.L. थार्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम दिए हैं। ठीक है, यह बात आपको पता होगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। याद रखना है आपको, ये गौण नियम है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसा होता है? 4 ऑप्शन है गाइस। यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। देखिए प्रगतिशील शिक्षा वह होती है जिसमें बालक स्वतंत्रता पूर्वक अबाध रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा वहाँ का वातावरण भी प्रजातांत्रित होना चाहिए। और प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य होता है कि कक्षा कक्ष का वातावरण लोकतांत्रिक हो तथा समझाने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय एवं स्थान दिया गया हो। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन है शल्य चिकित्सक, कवि, वाचक, या फिर राजनीतिक नेता। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शल्य चिकित्सक। शरीर गतिक बुद्धि में तात्पर्य शारीरिक गति पर नियंत्रण करने व उससे प्रवीणता लाने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इसलिए बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सा हो सकती है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? किस वर्ष में किया गया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ऑप्शन है 1912 में, 1922 में, 1848 में, या फिर 1910 में। तो गाइस वर्ष 1910 में जुंग ने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण किया, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1910। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या बच्चे इसीलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से
ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, किसे दर्शाता है? ऑप्शन है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, या फिर बहुकारक योग्यता के रूप में विकास चर्चा। तो गाइस, बच्चे भाषा इसीलिए अर्जित करते हैं क्योंकि इसके माध्यम से वे अपने अनुभवों, भावों तथा विचारों से को एक दूसरे तक पहुंचाने अथवा दूसरों के भावों तथा विचारों को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, जो कि हमारे लिए यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया है। क्या है? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव होता है। क्लियर? हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। अध्यापक कैसा है? ऑप्शन है, नीतिपरक, लिंग पक्षपाती, शिक्षाप्रद, या फिर सही दृष्टिकोण वाला। तो गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंग पक्षपाती। देखिए, एक शिक्षक यह समझाता है कि वह स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो वह लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जबकि शिक्षक को चाहिए कि वह बिना पक्षपात किए सभी को समान रूप से अधिगम के अवसर उपलब्ध कराए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा क्या करती है? ऑप्शन है, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, विचार प्रक्रिया को निर्धारण नहीं कर सकती, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, या फिर हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो गाइस, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से अवगत होते हैं। अतः भाषा प्रत्येक व्यक्ति के विचार को प्रभावित करती है। ठीक है, विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है, वह क्या कर रहा है? ऑप्शन है, विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहा है, रचनात्मक आकलन कर रहा है या रही है, या फिर छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रहा है, या फिर छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है। देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या है? रचनात्मक आकलन कर रहा है। देखिए, रचनात्मक आकलन के लिए 3 मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कैसे हैं? देखिए, पहला है किन किन कौशलों एवं दक्षताओं का आकलन करता है। दूसरा है आकलन बिंदुओं के लिए कक्षा में कौन कौन से उपकरण काम में आ सकते हैं। और जो अंतिम है तीसरा, वो है बच्चों के किन किन पक्षों का अभिलेख जारी रखा जा सकता है। तो कोई भी अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंब करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को करती है या कहती है, तो वह रचनात्मक आकलन कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? ऑप्शन है नामित, अनुपात, क्रमिक, या फिर अंतराल। तो गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुपात। मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि होती है। देखिए, क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो गाइस, यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या है? कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं
अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना कर। देखिए, अपने शिक्षण कौशल का प्रयोग करके एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। इससे वंचित वर्ग के बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। क्या है? आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किस का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन है अधिगम में असुविधा के, अधिगम में आसक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, या फिर अधिगम में समस्या के। ध्यान देना, सबसे पहले तो अधिगम का अर्थ है सीखना। क्या है? सीखना। यह वह प्रक्रिया है जो पूरे जीवन चलती रहती है। और आसक्तता का अर्थ है कि कमी। जिन बच्चों के द्वारा लिखने में विपरीत छवियां एवं दर्पण छवि आदि गलतियां होती हैं, वह अधिगम में आसक्तता का कारण है। क्या है? अधिगम में आसक्तता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन है एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, या फिर शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो गाइस, विशेष आवश्यकता अनुसार या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है विद्यालय न आने वाले बच्चे को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार में समायोजन शिक्षा की संतुति की गई है। इस प्रकार की शिक्षा में विभिन्न बुद्धि लब्धि वाले छात्र एक साथ ही एक कक्षा में शिक्षा प्राप्त करते हैं और इससे छात्रों में समायोजन की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही मुख्य कार्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कैसे हैं? ऑप्शन है विकलांग है, डिसलेक्सिक है, सृजनात्मक है, या फिर प्रत्यास्थी हैं। तो गाइस देखिए, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होते हैं। देखिए, ऐसे बालक किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करते हैं और उसका एक नवीन समाधान प्रस्तुत करते हैं, और यह नवीनता उस बच्चे के लिए या संपूर्ण समाज के लिए हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है डीवी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, या फिर रॉस द्वारा। तो गाइस, यह कथन रॉस द्वारा दिया गया है। क्या है? रॉस के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉस द्वारा। अगला प्रश्न, अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में जो पठार बनता है वो किसके कारण बनता है? ऑप्शन है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, या फिर अभिरुचि के कारण। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थकान के कारण। ध्यान देना, सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं रहती। सीखने की गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता होती है, और इसका मुख्य कारण क्या है? थकान। क्या है? थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है तो अधिगम रेखा चित्र
में प्रदर्शित करने पर पठार जैसी अवस्था बनती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? संरचनात्मक ढांचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। क्लियर? यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। क्या है? ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध या फिर पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अवधान के आंतरिक निर्धारक निम्न है। कौन कौन से हैं? अभिरुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ठीक है, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता और प्रशिक्षण, ये सब हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। देखिए पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या फिर कल्पना। तो गाइस पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को खालिस्तान के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। किस सिद्धांत पर? ऑप्शन है मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो गाइस एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को बेच दिया। यह मैस्लो द्वारा दिए गए सिद्धांत पदानुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत को सिद्ध करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। तो गाइस विषय वस्तु का स्वरूप ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? परामर्श का एक तत्व नहीं है। ऑप्शन है वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास या फिर संप्रेषण। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? वृत्तिक वृद्धि। देखिए परामर्श का तत्व साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण होता है। ठीक है, किंतु इसमें वृत्तिक वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृत्तिक वृद्धि। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीएटी का उद्देश्य। ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या फिर मूल्य। तो गाइस टीएटी का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना होता है। देखिए टीएटी का निर्माण सेह एवं शर्मा ने किया था। यह भी आप याद रखना है, सेह एवं शर्मा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिक्षमता। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? भूलने का कारण नहीं है। ऑप्शन है मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या फिर शिक्षक की योग्यता।
तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन डी के साथ। क्या है? शिक्षक की योग्यता। देखिए, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बालकों में भूलने की प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न मानसिक या शारीरिक दोष के कारण होती है और इसके अलावा मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव एवं सीखने की मात्रा भी भूलने के प्रमुख कारण हैं। किंतु बालकों के भूलने के कारणों में किसी भी प्रकार से शिक्षक की योग्यता का योगदान नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक की योग्यता। तो गाइस, आज की इस क्लास में हमने बाल विकास के प्रैक्टिस सेट के 13 क्वेश्चन बिल्कुल व्याख्या सहित हल किए हैं, जो कि गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।